स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के करंट अफेयर को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं उन न्यूज़ को कवर करते हैं। तो 28 जनवरी का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज़ है आपका इंडियन एयरफोर्स से। तो अब अभी हाल ही में क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स के साथ में बायलेटरल एयर एक्सरसाइज कंडक्ट करने की बात कही है। और ये जो आपका 2021 में हो रहा है, इसको नाइट 21 के नाम से जाना जाएगा। एक्स डेजर्ट नाइट 21, ठीक है। एट द एयरफोर्स स्टेशन ऑफ जोधपुर। इसको कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो जोधपुर में किया जाएगा। फ्रॉम द 20 टू 24 जनवरी 2021। आपसे कई बार एग्जामिनेशन में यही पूछता है कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो आपका किन किन देशों के बीच में हो रही है या फिर कब हो रही है, कहाँ पे हो रही है। तो आप ये जानिए कि फ्रांस और इंडिया के एयरफोर्स के बीच में बायलेटरल एयर एक्सरसाइज हो रही है, जो कि 20 से लेकर के 24 जनवरी 2021 तक चलेगा। ये आपका जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पे होने वाला है और इसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21। ये आपका एक्सरसाइज जो है आपका यूनिक है क्योंकि इट इंक्लूडेड द फील्डिंग ऑफ द राफेल एयरक्राफ्ट बाय बोथ द साइड्स। इसमें क्या होगा कि राफेल जो विमान अभी आया, हाल ही में आया है, इंडिया को भी प्राप्त हुआ है और फ्रांस की कंपनी ने इसको बनाया भी है। तो सीधी सी बात है कि इन दोनों ने मिल करके यहाँ पे राफेल विमान है उसका एक्सरसाइज भी यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट आपका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन द 23rd ऑफ द जनवरी एवरी ईयर एज अ पराक्रम दिवस। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 23 जनवरी को जो हर साल आपका सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो उनका जो अब सेलिब्रेशन होगा, बर्थडे जो होगा, बर्थडे सेलिब्रेशन जो होगा, अब उसको पराक्रम दिवस के तौर पे बनाया जाएगा हर साल। तो इसकी शुरुआत 2021 से स्टार्ट हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द 125th बर्थडे एनिवर्सरी ईयर ऑफ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन अ बेफिटिंग मैनर एट द नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल बिगिनिंग फ्रॉम द 23 जनवरी 2021। इसको क्या है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को 125वीं जो आपकी जयंती है, बर्थ एनिवर्सरी है, उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उसको इंटरनेशनल लेवल और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बनाने की बात कही है। और ये आपका 23 जनवरी 2021 को होता है। तो हर साल आपका इसको पराक्रम दिवस के तौर पर मनाए जाने की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट आपका है कि अभी हाल ही में SBI जो है, क्योंकि आप जानते हो कि SBI एक ऐसी बैंक है जिसके सबसे अधिक विदेशों में भी आपका ब्रांचेस हैं। तो SBI ने रिसेंटली रेज किया है $600 मिलियन ऑफ द रेगुलेशन एस बॉन्ड, ठीक है, वाया इट्स लंदन ब्रांच। अभी हाल ही में लंदन ब्रांच में जो कि SBI की लंदन ब्रांच है, वहाँ से रेगुलेशन एस टाइप का बॉन्ड जो है उसके द्वारा उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं $600 मिलियन का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वाया इट्स लंदन ब्रांच एट अ कूपन रेट ऑफ 1.8%। और इसमें कूपन रेट जो है आपका 1.8% है। सो और रेगुलेशन एस बॉन्ड की अगर बात करें तो दिस इज़ द ऑफरिंग इज टाइप टिपिकल ऑफ द मिनी ऑफ द यूरोपियन ऑफरिंग एंड द लार्ज क्लियरिंग फर्म इन द यूरोप। इसमें क्या है कि बहुत से ऐसे यूरोप के फर्म्स हैं जो जिसमें कि आप पैसे लगाती है SBI, ठीक है। वो आपका केवल ऐसा नहीं है कि केवल आपका ब्रिटेन में ही करती है, यूरोप के कई अन्य देशों में भी आपका SBI के जो भी बॉन्ड होते हैं वो भेजे जाते हैं और SBI उसको खरीदती है। सो ऑफन ग्रांट एसेस टू दियर सिस्टम्स बाय द रेगुलेशन एस ऑफरिंग। तो SBI जो है आपका रेगुलेशन एस ऑफरिंग जो है बहुत सी जगहों से बहुत से सिस्टम से करती है। सो नेक्स्ट आपका है कि इंडोनेशिया माउंट सिमेरू जो है उसमें हाल ही में देखा गया है कि इंडोनेशिया के अंतर्गत जो पाया जाता है आपका माउंट सिमेरू, इसमें हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पे स्थित है, तो 5.6 किलोमीटर इनटू द स्काई एवन ऑफ जावा। ये आपका जावा से लगभग 5.6 किलोमीटर दूरी पे है। माइल में बात करेंगे तो 3.4 माइल की दूरी पे है। और ये आपका जो है एक ऐसा जावा का आइलैंड है, क्योंकि आप जानते हो कि इंडोनेशिया जो आपका बना हुआ है वो आपका कई आइलैंड से मिलकर बना है, मतलब बहुत से द्वीप हैं। तो जावा द्वीप जो है आपका, इसमें आपका मोस्टली डेंस पॉपुलेशन है वो आपका इस पर्टिकुलर कंट्री की खासियत है, जावा जो द्वीप है। अब बात करते हैं कि इंडोनेशिया जो है आपका किस रीजन में पड़ता है। तो पहली बात तो ये आपका एशिया प्रशांत के क्षेत्र में पड़ता है और इसको कहते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इस कैटेगरी में इंडोनेशिया देखने को मिलता है। फिलहाल तो ये कंट्री है आपका एशिया का। सो इसमें टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड जब होता है उसकी वजह से आपका वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है, आपका अर्थक्वेक जो है, वो उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका जो है कि वो आपका PMO ऑफिस से है, उसमें एक टास्क फोर्स गठित की गई थी जिसने भी हाल ही में रिपोर्ट दी है। और उसमें महिलाओं के जो शादी करने की उम्र होती है, न्यूनतम उम्र जो होती है, उसके लिए प्रपोजल भेजा गया था, मतलब PMO ऑफिस के द्वारा, कि एक पर्टिकुलर एक कमेटी बैठाई गई थी जो कि उसको प्रपोजल भेजना था PMO को कि आप बताइए कि आपके हिसाब से कि महिलाओं के जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, न्यूनतम उम्र। सो चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी जया जेटली रिफ्यूजेस टू कमेंट ऑन द कंटेंट्स
ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड आफ्टर द डिले ऑफ द 5 मंथ्स। अभी हाल ही में जया जेटली जी ने इसमें जो उन कमेटी बनी थी उसकी चेयरपर्सन थी, और उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, लेकिन पीएमओ ऑफिस को, लेकिन उन्होंने इस बात से मना किया है बताने से, मतलब पब्लिकली, मतलब उस पर्टिकुलर कमेटी के द्वारा क्या रिकमेंडेशन की गई उसको बताने से मना किया है। और उनको रिपोर्ट पेश करना था 5 महीने पहले, लेकिन अभी हाल ही में जाकर के रिपोर्ट उन्होंने कंप्लीट किया है। तो इसमें जो भी बातें वो खुलकर बाद में सामने आएंगी, लेकिन उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। नेक्स्ट आपका है कि वुमेंस राइट एक्टिविस्ट, कुछ मतलब जो भी महिलाओं के हित के लिए काम करती हैं, ऐसे समाज सेवक जो हैं या संगठन जो हैं, उन्होंने जो महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 करने की बात चल रही है उसका विरोध किया है, उस पर मतलब अपोज किया है। उनके पीछे का तर्क ये है कि उनका कहना है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो अ मूव में बी यूज टू इनकारक्रेट द यंग एडल्ट मैरिंग विदाउट द पेरेंट्स कंसल्टेड। कहने का मतलब है कि अगर 18 से 21 साल की उम्र की जाती है शादी की न्यूनतम उम्र महिलाओं के लिए, तो इसमें ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत से जो जोड़े हैं वो आपका बिना पेरेंट के कंसल्टेड के ही शादी कर लेंगे, मतलब बिना माता पिता की अनुमति के ही शादी कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या समाज के सामने आ सकती है। तो इसको लेकर के उन्होंने जितने भी वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं ज़्यादातर उन्होंने अपोज किया है, इसको सजेशन दिया है। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल पीयूष गोयल ने एड्रेस किया है अभी हाल ही में फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट फॉर द लॉजिस्टिक्स। तो इंडिया में जो आपका लॉजिस्टिक्स भी एक बहुत बड़ा आपका बिजनेस है, तो उसको हाल ही में पीयूष गोयल जो कि उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री रखते हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं, तो यूनियन मिनिस्ट्री ने फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि स्टेट के लिए है, आपका हर प्रदेशों को मिला करके आपका लॉजिस्टिक तैयार किया जा रहा है, एक फ्रेमवर्क तैयार करने की बात चली है, उसको लेकर के पहली मीटिंग अभी कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका किया गया है। उन्होंने कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो बन रही है विच इज़ अंडर द कंसल्टेशन, जो कि अभी आपका बनने के कगार पे है, आपका उसका काम चल रहा है, अलॉन्ग विद द नेशनल लॉजिस्टिक काउंसिल एंड द स्टेट लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसमें क्या होगा कि एक तो नेशनल लेवल पे आपका एक लॉजिस्टिक काउंसिल बनेगी और वो आपका कोलैबोरेट होकर काम करेगी स्टेट लॉजिस्टिक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी उसके साथ में अलग अलग प्रदेशों के, क्योंकि देखो फ्रेमवर्क तैयार होगा तो वो आपका इंटर स्टेट भी तो होगा। ऐसा थोड़ा नहीं है कि कोई भी आपका योजना जो चल रही है वो आपका पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए हो। तो अगर लॉजिस्टिक्स तैयार करने हैं आपको तो पूरे देश के अंदर तैयार करने पड़ेंगे, तो इंटर स्टेट जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो आपका ज़रूरी होना चाहिए। तो इसीलिए आपका नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत नेशनल लॉजिस्टिक काउंसिल बनाने की बात चल रही है। एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर द लॉजिस्टिक सेंटर, जितने भी आपका लॉजिस्टिक सेंटर डेवलप करने की बात करें तो उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो पाए, मतलब हर देश का एक एक कोना आपका उसके डेवलपमेंट में हिस्सेदार बन सके, इसलिए लॉजिस्टिक सेंटर हर जगह बनाने की बात चली है, उनके डेवलपमेंट की बात चली है। मंत्री जी ने यह भी कहा कि लॉजिस्टिक्स इज़ ऑल अबाउट द 5 R। उन्होंने लॉजिस्टिक्स को 5 R के द्वारा उसको परिभाषित किया है। इसमें कहा गया है कि पहला R जो है आपका राइट प्रोडक्ट, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका सही होना चाहिए। दूसरा R जो है वो राइट कंडीशन को बताता है कि मतलब जो प्रोडक्ट हो वो आपका सही कंडीशन में बना हुआ हो। तीसरा आपका है कि राइट प्लेस, मतलब सही जगह पे बना हुआ हो या फिर सही जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता हो। चौथा जो आपका R है वो है आपका राइट टाइम, वो सही फिक्स टाइम पे बन जाए। जैसे कि अभी मान लीजिए कोई भी डिमांड एक्स कोई भी प्रोडक्ट है उसका डिमांड किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, तो क्या उस जगह पे सही समय पे पहुंच पाता है? अगर नहीं पहुंच पाए तो आपका चीज़ें भी खराब हो जाएंगी, समय सही नहीं रहेगा। और पांचवा R जो है आपका राइट कस्टमर, मतलब जिस तक पहुंचना चाहिए वो भुगता तक वो वहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सारी बातें हैं। तो जो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है भारत में वो आपका $200 बिलियन का है, मतलब एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है। अ गुड पार्ट ऑफ इट टू सपोर्ट बाय द इंडियन रेलवे, और इस लॉजिस्टिक्स को इंडियन रेलवे के द्वारा सपोर्ट भी किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उन्होंने कहा है कि मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 13 to 14% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द लॉजिस्टिक्स वी विश टू ब्रिंग इट डाउन बाय द 8%। अभी हाल ही में क्या है कि लॉजिस्टिक्स की वजह से किसी भी प्रोडक्ट का जो कीमत है वो आपका 13 से 14% बढ़ जाता है। तो उनका कहना है कि हम इसको 8% तक कम करना चाहते हैं, मतलब कि जो आपका वाहन पे खर्च है और आवाजाही पे खर्च है, उसके बाद जो छोटे मोटे फालतू टैक्सेस लग जाते हैं केवल समय ज़्यादा लगने की वजह से, राइट टाइम, वही बात कही है ना। जैसे कि मान लीजिए फ्रेट कॉरिडोर को ही ले लीजिए, तो जो आपका भी ईस्टर्न डेडिकेटेड और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है, तो उसमें क्या होगा कि रेलवे की स्पीड जो है आपका बढ़ेगी, मालगाड़ी की स्पीड। तो अभी क्या होता था कि कोई भी चीज़ अगर एक दिन में पहुंचना है तो 3 दिन पहुंचता है, तो वो आपका ट्रैक का जो यूज कर रहा है तो उसके लिए आपका पैसा देना पड़ता है, तो उसके पैसे में कमी आएगी नहीं आएगी। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट होते हैं, उसमें कमी करने की बात कही गई है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय रेल जो वित्त निगम है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, IRFC ने उन्होंने IPO जारी किया है। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो उन्होंने जैसे ही IPO जारी किया तो उसमें 65% उनका IPO जो है वो आपका बिक गया। उन्होंने शेयर्स निकाले थे, कुल मिला के IPO एक तरह का शेयर ही होता है, ऐसे बोल लीजिए आप। सिंपल ऐसी बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि सरकार अपने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में शेयर जो है बेच रही है, ठीक है, उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है।
तो उसके बहुत से तरीके होते हैं, तो शेयर निकालना, आईपीओ निकालना, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि सरकार को 1,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो क्या करेगी, छोटे छोटे शेयर के तौर पे उसको बेचना शुरू कर देगी। तो अब क्या होगा कि लोग उसको खरीदेंगे, और जैसे भी अब जो भी आपका सरकार उसमें कमाएगी, उसका जो हर परसेंटेज के हिसाब से आपका शेयर सबको बटेगा। तो ये जो आईपीओ उन्होंने जारी किया था, तो 65% आईपीओ जो है आपका, वो आपका बिक गया, मतलब कि ठीक चल रहा है। इसमें बात की जा रही है जैसे कि आईआरसीटीसी का आपने नाम सुना होगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसको भी 2019 में आईपीओ जारी किया गया था। और आईपीओ जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जारी किया गया था, मतलब किसी न किसी मार्केटिंग रेगुलेशन में आपको जा करके आईपीओ जारी करना पड़ता है। अब आईपीओ के बारे में थोड़ी सी बात और करते हैं कि आईपीओ के माध्यम से केंद्र सरकार आईआरएफसी जो है, उसके प्रवर्तन के लिए कंपनी में 13.6% की हिस्सेदारी जो है आपका बेच रही है। मतलब अभी तो फिलहाल सरकार की जो हिस्सेदारी वो आपका 100% थी, लेकिन सरकार 13.6% की हिस्सेदारी बेच रही है। उसी को आईपीओ के फॉर्म में उन्होंने क्या है, पैसे जनरेट करने के लिए निकाला है मार्केट में। तो इसमें 26 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 3243 करोड़ रुपए जुटाने की यहाँ पे कंप्लीट 100% जुटाने की बात कही है। ये आपका 13.6% के बराबर है। और अभी हाल ही में जो आपका कंपनी आईआरएफसी है, उसकी मैक्सिमम जो आपका कंपनी की कैपेसिटी है, वो आपका 23,845 करोड़ रुपए की है। उम्मीद करता हूँ आपको आईपीओ के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है कि सीबीसी के बारे में। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने हाल ही में केंद्र सरकार के सभी जो जितने भी मंत्रालय हैं, उनको सतर्कता संबंधी जितने भी मामले हैं, या फिर जो आपका पनिशमेंट की कार्रवाई वाले मामले हैं, तो उसमें जितने भी स्टेप होते हैं, तो उनकी खामियों को सख्ती से निपटने के लिए बात कही है। और कहा है कि जितने भी चीज़ें उनके पास जाती हैं, जैसे अलग अलग सरकार के अलग अलग मंत्रालय और जितने भी विभाग हैं, उनके पास कोई भी अगर काम गया, पता चला कि वो काम जो है वो डिले कर रहे हैं, तो डिले करने की वजह से बहुत से दिक्कतें आती हैं। उसको सुधारने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो आपका सेंटर विजिलेंस कमेटी है, तो उसने कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको आप कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा कि देरी होने से क्या होता है कि अधिकारियों का अनुचित लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, आरोपियों को अधिकारियों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त हो सकता है, और जिससे जो पीड़ित है, ठीक है, उसको ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उसके लिए प्रयास कर रहा है कि इसमें देरी ना हो, इसमें खामियां जो है उसको दूर की जा सके। वो तभी संभव है जब कि सभी मंत्रालय अच्छे से काम करेंगे। अब है कि सीबीसी के बारे में समझते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है आपका, उसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 1964 में की गई थी, और इसको संथानम की अध्यक्षता वाली एक कमेटी थी, जिसकी सिफारिश के आधार पर सीबीसी का गठन किया गया था। तो आप आपसे पूछ सकता है कि 1964 में इसका गठन किया गया था, किस कमेटी की सिफारिश में किया गया था? तो संथानम कमेटी की सिफारिश में। 2003 में मतलब जब वो बनाया गया था, तो वो आपका कोई संवैधानिक जो है, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था इस आयोग को, लेकिन 2003 में इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संसद में एक आपका बिल लाया गया, या फिर इसको एक्ट कह लीजिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम लाया गया, उसके तहत इसको आपका सीबीसी का गठन जो है उसको संवैधानिक बनाया गया या वैधानिक बनाया गया। नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से उड़ीसा को जो तस्करी किए जाने वाले इंडियन स्टार टॉर्टर थे, मतलब कि उनको अभी हाल ही में जब्त किया गया है। कहने का मतलब है कि पशु तस्करी और जीव जंतुओं का तस्करी जो है वो आपका बहुत सी जगहों पे देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, अभी जो नई घटना है, इंडियन स्टार टॉर्टर जो है उसको तस्करी से अभी हाल ही में रोका गया है। और ये जो आपका आईएसटी है, इंडियन स्टार टॉर्टर्स, वो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में शामिल है। उसके साथ साथ आपने साइट्स भी सुना होगा, साइट्स के परिशिष्ट में भी शामिल है। तो इसमें क्या होता है कि अगर साइट्स में, या फिर इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड आईयूसीएन के रेड लिस्ट में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इसको परिभाषित किया जाए, तो इसका तस्करी जो है आपका वो मना होता है। तो साइट्स ने अभी हाल ही में चिंता व्यक्त की है कि अगर इसी तरीके से तस्करी होती रही, तो ऐसा समय भी आ सकता है कि जब इनकी परसेंटेज जो है 20 से 30% इनकी संख्या जो है वो कम हो सकती है। तो इस पर चिंता व्यक्त की गई है। आपका इसका इंटरनेशनल लेवल पे इसमें काम होता है, इसलिए कोई भी सरकार नहीं चाहती कि हमारा फजीहत हो, तो इसलिए वो उसको मेंटेन करना चाहती है। इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही, और इसी तरह की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।